हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के बैंकिंग सब्जेक्ट से संबंधित अपने टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि क्लास 12th के स्टूडेंट जानते हैं, हम लोग ग्रामीण शाख के बारे में बात कर रहे हैं और ग्रामीण शाख के विषय में हमारे द्वारा लगभग 3 वीडियो पहले से ही YouTube चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। यह आज हमारी नंबर 4th वीडियो है जिसमें मैं आपको ग्रामीण शाख के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहूँगा। ग्रामीण शाख के विषय में इससे पहले मेरी वाली वीडियो महाजन और साहूकार के बारे में थी। महाजन और साहूकार कौन होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है और उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं इस बारे में भी आपसे जानकारी साझा कर दी गई है। आज की जो हमारी हेडिंग है या जो आज की हमारा जो मेन जो टारगेट जो पॉइंट है वो है महाजनी या साहूकारी प्रथा के कार्य। जो व्यक्ति महाजन होते हैं या जो लोग साहूकार होते हैं उनके मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, वो वास्तव में जो लोन देते हैं वो देते किस तरह से हैं। तो इस बात को समझने के लिए हमें लगभग 4 पॉइंट्स को ज़्यादा ध्यान में देना पड़ेगा। पहला, लोन देना मतलब ऋण देना। दूसरा, कृषि उपज को बेचने में सहायता करना। तीसरा है अन्य व्यापार करना और चौथा है सट्टे का कार्य करना। ये 4 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। इसमें जो पहले वाली हेडिंग है, जो इनका मुख्य कार्य था महाजनों का, जो सबसे मुख्य कार्य है वो है ऋण देना। इस पॉइंट को जो है लेकर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे, ऋण देना, क्योंकि जो ये लोन प्रोवाइड करते हैं ये कितने रूप से लोन प्रोवाइड करते हैं वो आपके सामने है। लगभग 9-10 तरीके से लोन प्रोवाइड करते हैं और इस चीज़ को समझना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर और लास्ट तक देखें, जिससे जो भी इसके अंदर पॉइंट्स बताए गए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला जो कार्य है महाजन का या साहूकार का, वो सबसे पहला कार्य है ऋण देना, मतलब लोन प्रोवाइड करना। तो लोन प्रोवाइड करने के संबंध में सबसे पहली जो हेडिंग आएगी, ये लोन देते कितने तरह से हैं। तो पहला है हाथ उधारी। हाथ उधारी का मतलब है कि कुछ लोग कभी कभी जिनको पैसे की आवश्यकता तुरंत आ जाती है, किसी को 10,000 रुपये की आवश्यकता है और 10,000 रुपये में से उसके पास 5,000 रुपये हैं। किसी काम को करने के लिए 10,000 की ज़रूरत है और उस व्यक्ति के पास केवल अवेलेबल कितने रुपए हैं, 5,000 रुपये हैं। तो बाकी की जो रकम है, जो 5,000 रुपये बाकी की रकम है, उसे प्राप्त करने के लिए वो किसी महाजन या साहूकार जिसे वो जानता है पहले से, जिसके साथ वो इस तरह की लोन लेने की जो ट्रांजैक्शन है उसमें वो इन्वॉल्व हो चुका है, तो वो बाकी के 5,000 रुपये जाके उस महाजन या साहूकार से ले सकता है और उसको बोल सकता है कि मैं 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन में सामान्य रूप से ये पैसे आपके आके लौटा दूंगा। तो महाजन और साहूकार इस प्रकार के जो पैसे हैं वो केवल अपने खास परिचित लोगों को ही देते हैं। हाथ उधारी में क्या होता है कि पैसे का जो ब्यौरा है विशेष रूप से कहीं बही खाते में नहीं लिखा जाता, इसके लिए कहीं पर सिग्नेचर नहीं किए जाते, बस इसकी राशि लिख दी जाती है कहीं भी याद रखने के लिए कि इतने रुपए इस व्यक्ति को दिए गए हैं, इस तारीख में, तारीख वाइज लिख दी जाती है। तो हाथ उधारी का मतलब है बहुत ही कम समय के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाथ उधारी कहते हैं। ये समझने की कोशिश करें। पॉइंट जितने भी लिखे हुए हैं ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस केवल आपके समझने योग्य है कि आप कितनी क्षमता के अनुसार इसको समझ रहे हैं। गिरवी रखकर, ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है और अपने आसपास के माहौल में आपने इस प्रकार के उदाहरण भी देखे होंगे कि उस आदमी ने कर्जा ले लिया, उस आदमी ने ये पैसे उधार ले लिए और अपने घर की इस बहुमूल्य वस्तु को वहाँ पर गिरवी रख दिया। बहुमूल्य वस्तु से मेरा कहने का मतलब है कि घर के अंदर सोने और चांदी के कोई जेवर या कोई ऐसी बहुमूल्य धातुएं रखी हुई हैं जिसके आधार पर वो जो व्यक्ति है महाजन या साहूकार से पैसे या लोन को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो महाजन और जो साहूकार है वो लगभग मैं बताता हूँ आपको 70 से 75% जो राशि है, सपोज करें किसी धातु का जो मूल्य है वो 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से वो 70 या 75 रुपये ही
किसको देगा? 70 या 75 रुपए ही किसको देगा? ऋणी को देगा। जो व्यक्ति पैसे लेने गया है उसको लेगा और गिरवी रख लेगा। उस गोल्ड या सिल्वर की चीज को अपने पास मॉर्गेज कर लेगा, गिरवी रख लेगा, जिससे या तो जब वो पैसे वापस करने आएगा तो पैसे वापस करके और अपनी जो गिरवी रखी हुई चीज है उसे वो वापस ले जाएगा। तो इसे कहते हैं हम लोग गिरवी रखकर। उसके बाद है रहन रखकर। रहन का मतलब यहाँ पे ये है, रहन के लिए हम लोग यहाँ पे अपनी जमीन के कागज, जमीन दुकान या जो घर है उसके डॉक्यूमेंट को, उसके कागजात को गिरवी रख देते हैं। अपने घर, दुकान को, मकान को क्या कर देते हैं? गिरवी रख देते हैं। जिस तरीके से हमने बहुमूल्य धातुएं गिरवी रखी थी किसी महाजन या साहूकार के पास, उसी तरीके से कोई व्यक्ति जो है अपनी जमीन, दुकान या घर को जो है गिरवी रख देता है। किसके पास रखेगा? महाजन या साहूकार के पास रखेगा। और बदले में महाजन, साहूकार कितने प्रतिशत राशि उसको लोन के रूप में दे देते हैं? उसको जो है 70 और प्रतिशत जो राशि है वो लोन के रूप में प्रोवाइड कर दी जाती है। पैसा वापस आने के बाद ये रहन या जमीन, दुकान के जो घर के जो कागज हैं ये वापस कर दिए जाते हैं और अकाउंट जो है अपने बही खाते में से क्लोज कर दिया जाता है। उसके बाद है बही में लिखवाकर। बही में मतलब जो महाजन और साहूकार होते हैं उनके पास एक विशेष रूप से जो बुक होती है, जो किताब होती है, उसे कहते हैं बही, बही खाता। बही खाता आजकल तो कंप्यूटर में नोट कर लेते हैं, पहले मोटी मोटी कॉपियां या बही खाते आया करते थे, आज भी उपयोग में लाए जाते हैं कहीं कहीं पर। तो उस बही खाते में एक विशेष रूप से पेज बनाया जाता है कि इस आदमी को आज इतने रुपए दिए गए, ब्याज की जो राशि है वो इतनी होगी, मतलब ब्याज की जो दर है वो इतनी होगी, अवधि लिखी जाएगी। अवधि का मतलब है कि समय लिखा जाएगा, कितने समय के लिए पैसे उधार दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें बही में लिखकर और उस पर एक डाक टिकट लगा दिया जाता है और डाक टिकट को चिपकाकर, लगाकर, और जो पैसे ले रहा है उससे सिग्नेचर करा लिए जाते हैं। सिग्नेचर इसलिए करा लिए जाते हैं कि बाद में अगर समय रहने पर इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर संबंधित व्यक्ति ने पैसे देने के लिए मना कर दिया तो वो उसको जो है बता सकता है, 10 व्यक्तियों को या अन्य व्यक्तियों को बता सकता है कि इस व्यक्ति ने इस तरीके से मुझसे ये पैसे लिए थे। तो उसे कहते हैं बही में लिखकर। बही खाते में जब चीजें लिखी जाती हैं तो सपोज करें कि किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए लिए हैं और कितने परसेंट पर लिए हैं? 5% पर लिए हैं, तो 500 रुपए हो गए। तो बही खाते में कितने रुपए लिखे जाएंगे? 10,500 रुपए एक महीने के लिए, एक महीने के लिए। और अगर 6 महीने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं तो 5%, एक महीने का 500 रुपए, तो 6 महीने कितना हो गया? 3,000 रुपए हो गया। तो 10,000 रुपए मूलधन था और जो ब्याज हो गया वो 3,000 हो गया। तो टोटल रकम कितनी हो गई? 13,000 रुपए हो गई। और इन 13,000 को बही खाते में लिख देते हैं और लिखकर वहां पर डाक टिकट चिपका देते हैं और डाक टिकट चिपकाकर जो लोन ले रहा है उससे सिग्नेचर करा लेते हैं, रिसीविंग ले लेते हैं कि हाँ आपने पैसा प्राप्त कर लिया। उसके बाद है किस्त के आधार पर। किस्त के आधार पर पैसा दिया जाता है। यहाँ जो किस्त के आधार पर पैसा दिया जाता है, सपोज करें कि 10,000 रुपए दे दिए, तो 10,000 रुपए देने के बाद जो लोन लेने वाला है वो कहेगा कि मैं आपको हर महीने 2,000 रुपए दे दूंगा, हर महीने मैं आपको 2,000 रुपए दूंगा और आपका जो ब्याज है वो अलग दे दूंगा। इस विषय में भी महाजन और साहूकार किसी परिचित व्यक्ति को जमानत पर या गैर जमानत के आधार पर लोन जो है वो दे सकता है, जो ऋण है वो दे सकता है। तो उसे कहते हैं किस्त के आधार पर। ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है रुक्का। रुक्का क्या होता है? रुक्के के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। रुक्का एक प्रकार से एक रसीद होती है, एक कागज होता है जिसमें लेने वाले का नाम, देने वाले का नाम और राशि, जितनी राशि दी जा रही है लोन के रूप में, ब्याज की क्या दर है वो राशि भी मूलधन में जोड़ दी जाती है और उस पर एक डाक टिकट लगा दिया जाता है। डाक टिकट लगाकर और जो व्यक्ति लोन ले रहा है और जो दे रहा है, दोनों के सिग्नेचर उस पर कर दिए जाते हैं। तो उसे कहते हैं रुक्का लिखवाकर। एक सिक्योरिटी कागज होता है कि जो पैसे लेने वाला है वो भविष्य में चल के पैसा देने के लिए मना ना कर दे, कुछ इस स्थिति के आधार पर। अगला है प्रतिज्ञा पत्र लिखवाकर। इसके विषय में तो हमने एक डिटेल जो वीडियो है आपके YouTube चैनल पर डाली हुई है, इसे हम लोग प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। इसमें लोन लेने वाला जो व्यक्ति है वो एक प्रॉमिसरी नोट, एक प्रतिज्ञा पत्र लिख कर देता है, प्रॉमिस करता है कि मैं निश्चित अवधि के बाद आपको इतने पैसे आपके लौटा दूंगा। उसमें निश्चित अवधि होती है, उस पर डाक टिकट भी लगा सकते हैं, उसे स्टाम्प पेपर पर भी लिख सकते हैं जिसमें लेने वाला और देने वाला दोनों के सिग्नेचर होते हैं, अवधि होती है
और उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिज्ञा पत्र। ये प्रतिज्ञा पत्र जो होता है, रोका जो होता है, या जहाँ डाक टिकट लगा दिया जाता है, वो सब चीजें वाद योग्य होती हैं। न्यायालय में उनके खिलाफ जो है हम लोग केस कर सकते हैं। इस बारे में सुनिएगा। अगली जो हेडिंग है वो है जीन्स के आधार पर। जीन्स कोई पहनने वाली पैंट नहीं है, ये एक प्रकार का ग्रामीण परिवेश में उपयोग होने वाला एक शब्द है। जीन्स के आधार पर जो है पैसा उधार दे दिया जाता है किसानों को, और किसानों से जो है 1.25 और 1.5 के आधार पर उनसे अनाज ले लिया जाता है, या अनाज के अलावा किसी और फसल के ऊपर भी लोन दिया जाता है, जिसमें 1.25 और 1.5 का आधार रखा जाता है। उसे कहते हैं जीन्स, कि इतना हिस्सा तेरा होगा और इतना हिस्सा लोन देने वाले का होगा। जो लोन दे रहा है वो फसल में से इतना हिस्सा ले जाएगा, 1.25 हिस्सा या 1.5 हिस्सा तुम्हारा या बाकी हिस्सा मेरा, कुछ इस तरीके से। उसे कहते हैं जीन्स के आधार पर। अगली हेडिंग है दस्तावेज के आधार पर। दस्तावेज किसे कहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कोई इंपॉर्टेंट कागज जिसके आधार पर ये इस प्रकार की जो राशि है, इसमें महाजन और साहूकार के द्वारा सरकारी स्टाम्प शुल्क वाले, मतलब जैसे कचहरी से जो स्टाम्प आता है, स्टाम्प पेपर जो आता है, उस स्टाम्प पेपर पर सारी डिटेल लिखी जाती है, अवधि लिखी जाती है, रकम लिखी जाती है, ब्याज की राशि लिखी जाती है, लेने वाले का नाम, देने वाले का नाम, ये सारी चीजें उसमें नोट कर दी जाती हैं, और उसे कहते हैं दस्तावेज के आधार पर। ये वाला डॉक्यूमेंट भी कोर्ट के अंदर वाद योग्य है, केस कर सकते हैं, इस पर सू कर सकते हैं। इस तरह की बातें मैं आपको बताई है। तो जो लोन देने का जो आधार है वो ये है, और ये लोन किसके द्वारा दिए जा रहे हैं, महाजन और साहूकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। इसके अलावा लोन देने के अलावा वो और कौन सा काम करते हैं, कृषि उपज को बेचने में सहायता करते हैं। जो महाजन और जो साहूकार होते हैं वो किसानों को उनकी जो निश्चित जो फसल है उसको निश्चित स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिससे उनकी फसल समय पर और अच्छे पैसे में बिक जाती है, जिससे उनको फायदा होता है, और महाजन को भी अपनी राशि या अपना पैसा समय रहते प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अन्य व्यापार करना। कहीं कहीं पे महाजन और साहूकार क्या करते हैं कि लोन प्रोवाइड करते हैं, और कपड़े की दुकान भी कर सकते हैं, किराना की दुकान करते हैं, ज्वेलर्स की दुकान करते हैं। तो उसमें ये दुकानदार किसानों से एक प्रकार का क्या करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप हमें फसल दे देना और हम आपको आपकी जरूरत का सामान, जैसे ज्वेलरी हुई, कपड़े हुए या किराना का सामान हुआ, ये हम आपको प्रोवाइड करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से किसान की जरूरत भी पूरी हो जाती है, और साथ साथ महाजन और साहूकार की जरूरत भी पूरी हो जाती है। सट्टे का जो कार्य है, सट्टा मतलब जुआ खेलना, जैसे गोल्ड में अधिकतर जो महाजन और जो साहूकार होते हैं वो अधिकतर किसमें सट्टा लगाते हैं, गोल्ड में, मतलब जो सोना होता है, जो धातु होती है, उसमें पैसा लगाते हैं। तो महाजन और साहूकार का जो मुख्य कार्य है वो हमेशा याद रखिएगा, ये एक प्रकार से देसी बैंकर है, प्रॉफिट का काम करते हैं, और ये पेशेवर भी हो सकते हैं और गैर पेशेवर भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जो पॉइंट्स थे महाजन और साहूकार से संबंधित मेरे द्वारा आपको बताए गए। और अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी हेडिंग में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको समय रहते प्राप्त हो सके। धन्यवाद।